जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु श्री। देखिए, भारत की आजादी के समय दो देश बने, एक इंडिया, एक पाकिस्तान। पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था और इंडिया जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। भारत की आजादी के समय या आजादी के पश्चात इंडिया जो है लगातार आतंकियों से पीड़ित रहा और भारत को डिस्टर्ब करने के लिए पाकिस्तान अपने यहां आतंकियों को पनाह देने लगा और आतंकी के द्वारा जो है इंडिया में जो है बम ब्लास्ट कराता रहा लगातार। तो इंडिया जो है आजादी के पश्चात से लगातार कहीं ना कहीं जो है आतंकियों से पीड़ित रहा, उससे जो है डिस्टर्बेंस रहा। या चाहे अब हाल ही की घटनाओं में देखेंगे, पहलगाम हमला या जो है दिल्ली में रेड फोर्ट पर जो हमला हुआ था, जो बम ब्लास्ट हुआ था जो नवंबर 2025 में, ये सभी घटनाएं जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान से इनका तार जुटा हुआ मिला रहा है। तो अभी हाल ही में जो नवंबर 2025 में जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था, उस पर यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट आ गया। ठीक है, तो भारत के खिलाफ जो किस प्रकार से हो रहा है, जो लाल किले में ब्लास्ट हुआ था, इस पर जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिपोर्ट आ गया। इस रिपोर्ट के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से भारत में आतंकी हमला हो रहा है और भारत के पड़ोसी किस प्रकार से वहां पर अपने आतंकियों को पनाह दे रहे हैं, या ऐसा भी कहते हैं कि जो भारत के चारों तरफ पड़ोसी राज्य हैं वहां पर जो है किस प्रकार से आतंकी अपना संगठन और अपना जो है योजनाएं बनाकर वहां पर काम कर रहे हैं। और भारत को भी सतर्क होना चाहिए क्योंकि हाल ही में 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता दिवस है। तो आतंकी चाहेंगे कि कहीं ना कहीं भारत में हम डिस्टर्ब करें, कहीं ना कहीं हमला करें। तो इस प्रकार से रिपोर्ट है। तो समझते हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या रिपोर्ट आया है। ठीक है, देखिए घटना नवंबर 2025 की घटना है। दिल्ली के जो हमला हुआ था, जो कि दिल्ली के जो है आपका लाल किला के पास हमला हुआ था। इस हमले में जो है 11 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये आतंकी हमला हुआ था और सुनियोजित तरीके से हुआ था और इस हमले में जो है 11 लोगों की मौत हुई थी और इसमें कार में जो को ब्लास्ट कर जो है हुआ था। ये चांदनी चौक, ये जो चहल पहल एरिया वहां हुआ था और इस घटना के पश्चात जो है इसको जो है काफी जो है विरोध हुआ था और इस घटना के पीछे जो है जिम्मेदार कौन था? अलकायदा था। ये जो है भारत के राष्ट्रीय सलाहकार, जो सुरक्षा सलाहकार है एनएसए राष्ट्रीय, जो डोभाल जी है, डोभाल को सौंपा और डोभाल जी ने अपना रिपोर्ट जो है या अपना जो एनआईए को सौंप दिया और एनआईए ने कहा कि हमला जो हुआ था कहने के ये जो है अलकायदा का हमला हुआ था। और यही जो एनआईए कहा था, यही रिपोर्ट या सेम प्रकार का जो है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी एक्सेप्ट किया कि भारत में जो लाल किले पर हमला हुआ था वो अलकायदा का हमला हुआ था, उसमें जो है आतंकी हमले हुए थे। रिपोर्ट में क्या है कि दिल्ली की लाल किले के पास हुए हमले के पीछे अलकायदा का था हाथ और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में वही बड़ा जो है खुलासा हुआ और ऐसा कहा गया है कि अलकायदा को AQIS या कि अलकायदा जो है अपना एक नए संगठन जो बना रहा है जिसको अलकायदा इंडियन सबऑर्डिनेट और या इंडियन जो है सब कॉन्टिनेंट भी है। तो इस प्रकार का एक नया संगठन है जो कि अपना इंडिया के चारों तरफ जो है इस प्रकार का संगठन बना रहा है और इस संगठन को क्या करा, छोटे छोटे संगठनों में बांटकर जो है आतंकी हमला करा रहा है सुनियोजित तरीके से। तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से यहाँ प्रभावित कर रहा है और यहाँ पर इस रिपोर्ट में दिखा गया कि किस प्रकार से भारत के चारों तरफ से अलकायदा काम कर रहा है। तो अभी हाल ही में देखिए भारत में पहले से भी जो है जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, तालिबान, तहरीके तालिबान, बहुत से ऐसे चारों तरफ है जो कि भारत में आतंकी हमले कर भारत को डिस्टर्ब करते रहे। लेकिन अभी हाल ही में जो आया है कि अलकायदा, जिसको अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट या AQIS के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि भारत में ये प्रभावी रूप से काम कर रहा है। तो ये अलकायदा जो है इंडिया के चारों तरफ या इंडिया में जो है अपने अपने संगठन, छोटे छोटे संगठन बनाकर ये हमले के लिए सुनियोजित काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका लक्ष्य क्या होता है, किस प्रकार से कट्टरपंथ को फैलाता है। तो यहाँ पर जो है लोगों को जो है स्लीपर सेल तैयार करता है। स्लीपर सेल क्या होते हैं? स्लीपर सेल समझिए कि ऐसे लोग व्यक्ति होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, जो उच्च पद पर होते हैं, उनको टारगेट करके या उनको जो है अपने पास लुभा कर जो है ये हमला करवाते हैं। चाहे आप देखें रेड फोर्ट जो हमला हुआ था जो नवंबर 2025 में, इनमें से 12 में से 6 ऐसे थे जो डॉक्टर थे, माने उच्च पद पर थे और एक घर से संपन्न थे, ये आतंकियों का सहयोग कर रहे थे। तो ऐसे स्लीपर सेल जो कि लोग देखने में नहीं चाहेंगे कि सोचेंगे कि ये कोई व्यक्ति क्या, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति, ये आतंकी से क्या जुड़ा होगा, लेकिन ऐसे लोगों को जो है तहरीके तालिबान या कहें
या जो जितने भी आतंकी संगठन इनको टारगेट करके अपने में सम्मिलित कर है, और इन पर जो है कोई भी विश्वास भी कर लेता है कि नहीं हाँ ये अच्छे डॉक्टर होंगे। क्योंकि रेड फोर्ट जो हमला हुआ था उसमें से 12 में से 6 जो ऐसे थे जो कि डॉक्टर थे, हाई प्रोफेशनल के जो है क्लास के डॉक्टर थे और पढ़े लिखे थे। तो इनको स्लीपर सेल के रूप में तैयार करा है और ऑनलाइन माध्यम से प्रचार करा है और स्थानीय संपर्क को भर्ती करा, यानी इस प्रकार का सुनियोजित, जिस प्रकार से पार्टी अपनी काम करती है छोटे छोटे संगठन बनाकर, इसी प्रकार से संगठन जो है स्थानीय लोगों को संपर्क कर उनकी भर्ती कर जो है आतंकी संगठन को फैला रहा है और धार्मिक कट्टरपन को प्रचार में बढ़ा रहा है, प्रशिक्षण और हथियार उनको दे रहा है, फंडिंग के माध्यम दे रहा है, हवाला के माध्यम से पैसा दे रहा है, ये सभी जो है काम कर रहा है। और इसमें खास तौर से जो है सोशल मीडिया और युवाओं को टारगेट कर रहा है और इसके माध्यम से लोकल मुद्दे को और ज्यादा भड़का रहा है। ठीक इस प्रकार से जो इंडिया में काम कर रहा है, तो इंडिया के चारों तरफ जो पड़ोसी देश है वहां पर भी जो है इन संगठन जो है अपना काम कर रहे हैं या वहां भी अपना पैर फंसा रहे हैं। तो समझते हैं एक एक करके कि किस प्रकार से इंडिया में एंट्री कर है। देखिए आतंकी संगठन एंट्री करने के लिए कई तरीके हैं या कई तरीका है। जैसे पाकिस्तान के माध्यम से ब्रॉड जो बॉर्डर जो है क्रॉस करके भी एंट्री करते हैं। दूसरा है नेपाल के माध्यम से, तीसरा है बांग्लादेश के माध्यम से, म्यांमार के माध्यम से, इधर से आपको देखेंगे तो श्रीलंका को पार कर, इसके साथ जो बंगाल की खाड़ी हो गया या कहें अरब सागर है, यहाँ के रास्ते से भी इंडिया में एंट्री कर है। और इनका रास्ता कई प्रकार से है। पाकिस्तान के माध्यम से करेंगे तो जम्मू कश्मीर से करेंगे, अगर नेपाल के माध्यम से करेंगे तो नेपाल के माध्यम से उत्तर प्रदेश और बिहार में एंट्री करते हैं, और अगर बांग्लादेश के माध्यम है तो बांग्लादेश के माध्यम से पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा में करते हैं, और म्यांमार के माध्यम से सेवन सिस्टर है यहाँ पर एंट्री करते हैं। इस प्रकार से जो है भारत में आतंकी संगठन का जो है घुसने की तरीका या घुसने का एक रास्ता मिल जा रहा है। अब समझते हैं कि भारत जो पड़ोसी राज्य है कहां कहां पर कौन आतंकी संगठन है और कहां कहां पर किस प्रकार का डिस्टर्बेंस है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान पहले यहाँ पे जो है लोकतंत्र की बहाली थी या क्या लोकतंत्र की सरकार थी। अब यहाँ पर खुद ही जो एक आतंकी संगठन पहले था जिसका नाम था तालिबान, खुद ही यहाँ पर सरकार में है। तो सबसे बड़ा संगठन जो तालिबान है यहाँ पर अफगानिस्तान में सरकार बनाकर यहाँ पर काम करती है। तो तालिबान को छोड़िए, तालिबान के अलावा जो है यहाँ पर जो है टीटीपी है, अल कायदा काम करता है। अल कायदा जो है खैबर पख्तूनख्वा क्या है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर खैबर पख्तूनख्वा राज्य है। ठीक है, ये जो है इस इलाका में देखेंगे खैबर पख्तूनख्वा है जहां पर अल कायदा और टीटीपी तहरीक तालिबान, देखिए एक तालिबान जो है खुद अफगानिस्तान में, दूसरा है एक पाकिस्तान में भी तालिबान है जो डिमांड करता है अफगानिस्तान की तरह कि हमको भी आजाद करो। तो पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान है यहाँ पर इस प्रकार के बॉर्डर पर आतंकी संगठन है। आपने देखा था जो पहलगाम में हमला हुआ था, जो जम्मू कश्मीर में हमला हुआ था, तो जम्मू कश्मीर में हमला के पश्चात ये संगठन जो था वो क्या कर रहा, किस ओर भाग रहा था, जो है खैबर पख्तूनख्वा की ओर भाग रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ सोच रहा था कि इस संगठन से मिलकर हम और अधिक मजबूत हो सकते हैं। तो अफगानिस्तान हो गया आतंकी संगठन जहां पर है किसकी, और यहाँ पर अल कायदा जिसको AQIS अल कायदा इंडियन सबऑर्डिनेट का मुख्य पनाहगार है और यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप भी है। दूसरा है पाकिस्तान जो है लगातार आजादी के बाद ही इंडिया को परेशान करता है आतंकी भेजकर, और जो यहाँ की खुफिया एजेंसी है ISI, और इसको इनके द्वारा जो आतंकी इनको पनाह देकर, इनको ट्रेनिंग देकर इंडिया में जो है सुसाइड बम के रूप में भेजा जाता है। तो पाकिस्तान लगातार कर रहा है। इसके साथ पाकिस्तान जो है यहाँ पर बॉर्डर क्रॉस के माध्यम से अपनी आतंकी सेट भेजता है। इसके साथ देखेंगे जो पाकिस्तान का निचला एशिया है, जो बलोच आर्मी, यहाँ पर एक आर्मी काम करती है जो प्राइवेट आर्मी है, जो या कहें बलूचिस्तान है वो खुद को आजाद मानता है इस एरिया में। तो यहाँ पर आजादी हो रहा है, तो यहाँ भी कहने के कुछ आतंकी संगठन है। इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा जहां पर डिस्टर्बेंस है वहां भी है, और पाकिस्तान लगातार कहीं न कहीं जो है आतंकियों को संगठन देता है। पाकिस्तान में जो ऑलरेडी पहले से जैसे मोहम्मद हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, अल कायदा हो गया, तालिबान का जो है टीटीपी हो गया, ये पाकिस्तान में ऑलरेडी पहले से ही है। अब ये सभी संगठन जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाके में जो काम कर रहे थे, इनके द्वारा जो है अब बांग्लादेश में पैर पसारने की योजना है।
और पैर का यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब यानी यहाँ ये संगठन जो है अब कहां पर चले गए, ये आपके यहाँ भी अपना संगठन बना रहे हैं। देखिए बांग्लादेश, बांग्लादेश जो है अब यहाँ पर कोई स्थिर सरकार नहीं है, और स्थिर सरकार न होने के कारण से यहाँ पर दो प्रकार की सरकार थी। एक थी खालिदा जिया, दूसरा थी शेख हसीना। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग थी। तो शेख हसीना को यहाँ के जो है जेनजी या के यहाँ के लोगों ने उनको भगा दिया, और यहाँ पर कुछ समय के लिए यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन था, और यहाँ पर मोहम्मद यूनुस जो थे कार्यवाहक प्रधान राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम किए थे। लेकिन जैसे यहाँ चुनाव होने के पश्चात जो अपोजिशन पार्टी थी, जो खालिदा जिया की पार्टी थी, उनकी जो बेटे मोहम्मद तारिक रहमान जो है अब यहाँ पर प्रधानमंत्री बने हैं। और जो खालिदा जिया थी, हालांकि अब तो नहीं है, लेकिन लगातार आजादी के पश्चात जो है भारत के खिलाफ थी, और अभी जो वर्तमान सरकार है जो है भारत के खिलाफ है। और शेख हसीना जो थी उनका झुकाव इंडिया की तरफ पहले से भी था और अच्छा था, लेकिन अब वो भागकर शेख हसीना कहीं ना कहीं इंडिया में आकर शरण ली हुई है। और यहाँ पे जो पार्टी है वो है अपोजिशन पार्टी है, और लगातार डिमांड करता है कि जो है शेख हसीना को इंडिया में वापस से जो है बांग्लादेश में भेजो। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो है कहीं ना कहीं तनाव बना हुआ है। और इसके साथ साथ जो बांग्लादेश है भारत के साथ लगभग 4000 किलोमीटर का जो है बॉर्डर साझा करता है, और 4000 में से 22 जो है लगभग जो है पश्चिम बंगाल के साथ साथ। और हमारा जो छोटा राज्य है यहाँ पे देखेंगे, छोटा राज्य है त्रिपुरा है। त्रिपुरा पूर्ण रूप से बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। और यहाँ पर जो 1971 से पहले जो आतंकी संगठन था जमात ए इस्लामी, जो यहाँ पर पहले से एक आतंकी संगठन था, जो आजादी के पहले जमात ए इस्लामी, यहाँ पे जो है आजादी के पहले यानी 1971 से पहले आतंकी संगठन था, जो नहीं चाहता था कि हम बांग्लादेश आजाद हो, या वो नहीं चाहता था जो पूर्वी पाकिस्तान है, क्योंकि बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान, तो पूर्वी पाकिस्तान से हटना नहीं चाहता था, या क्या पाकिस्तान के सपन में था। लेकिन जैसे यहाँ पर अवामी लीग या शेख हसीना की पार्टी यहाँ से जो भागी, और यहाँ पर जो खालिदा जिया की पार्टी जिसका नाम है तारिक रहमान, जो प्रधानमंत्री बनते ही जो है यहाँ पर जो जमात इस्लाम को यहाँ पर छोड़ दिए थे। और यहाँ पर जब बांग्लादेश बना था तो बांग्लादेश के बनते ही जमात इस्लाम को जो आतंकी थे उनको जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन जैसे नई पार्टी आई, इन सभी आतंकियों को छोड़ दिया। तो यहाँ पर कहने की अब जो है जमात इस्लाम जो पहले से ही पाकिस्तान प्रेमी था, अब यहाँ पर खुलकर जो है यहाँ पर आ रहा है। इसके साथ जो बांग्लादेश में अल कायदा है, जो AQIS यहाँ पे जो संगठन जो है एक्टिव हो रहा है। ये कर क्या रहा है, छोटे छोटे संगठन बना रहा है, और छोटे छोटे संगठन बनाकर रैलियां कर रहा है, कि रैलियों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखेंगे बांग्लादेश जो है पूर्वी पाकिस्तान बनता हुआ दिख रहा है, या क्या बांग्लादेश एक नया पाकिस्तान बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इंडिया जो है लगातार पाकिस्तान से डिस्टर्बेंस था ही, अब जो है बांग्लादेश में भी डिस्टर्बेंस होने की चांस है। और यहाँ पर जो है जितने भी आतंकी संगठन है अब बांग्लादेश में अच्छे से काम कर रहे हैं, वहां पर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब इस म्यांमार भी किस प्रकार से डिस्टर्बेंस पैदा करता है। देखिए म्यांमार में जो है इस समय वर्तमान में देखेंगे तो म्यांमार में कोई जो है, म्यांमार में यहाँ पर सैन्य शासन है। आंग सान सुकी जो कि यहाँ पर लोकतंत्र की बहाली के लिए काम कर रही थी, लेकिन उनको 2021 में जो है सैन्य यानी सैनिकों ने उनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। अब यहाँ पर पूर्ण रूप से सैन्य शासन है। तो सैन्य शासन है तो यहाँ पर लोकतंत्र है नहीं, अब यहाँ पर सैन्य शासन अच्छे से काम कर रहा है। और यहाँ पर सैन्य शासन आने के पश्चात ये पूरा म्यांमार जो है डिस्टर्बेंस हो रहा है, और यहाँ पर जो है बहुत से मारकाट हो रहा है। इसके साथ साथ जो म्यांमार में देखेंगे सिविल वार भी छिड़ गया। सिविल वार क्यों हुआ था, यहाँ पर बौद्ध और आप नाम सुनेंगे रोहिंग्या मुसलमान के बीच जो इस इलाके में जो आपका रखाइन प्रांत है, यहाँ पर काफी डिस्टर्बेंस हुआ था, काफी मारकाट हुआ था। तभी देखेंगे जो रोहिंग्या मुसलमान जो है भारत के 7 सिस्टर के माध्यम से इंडिया में एंट्री किए और कुछ बांग्लादेश में गए। तो रोहिंग्या मुसलमान यहाँ से जो बौद्धों ने मारा तो वो क्या कहेंगे 7 सिस्टर में गए और यहाँ पर बांग्लादेश में आए। इसके साथ अब यहाँ प्राइवेट का आया, प्राइवेट मिलिट्री आ गई। प्राइवेट मिलिट्री कहाँ आई, देखिए यहाँ पर सितवे पोर्ट के बगल में एक म्यांमार में एक प्राइवेट आर्मी काम कर रही है। कौन क्या कर रही है,
प्राइवेट आर्मी, आप सोचेंगे प्राइवेट भी आर्मी होती है, प्राइवेट आर्मी काम कर रही है। और ये प्राइवेट आर्मी जो है ये चाइना के शहर या चाइना के ऊपर काम कर रही है, चाइना के शहर से काम कर रही है। ये प्राइवेट आर्मी किसी भी संगठन या किसी भी को मारने के लिए काम करती है, यानी कोई भी व्यक्ति इन प्राइवेट आर्मी को हायर कर सकता है, उनको हायर करके कहीं भी घटना करवा सकता है। तो भारत को ये डर है कि जो यहाँ पर आतंकी संगठन जो बांग्लादेश में पनप रहे हैं, ये प्राइवेट आर्मी को देकर, पैसा देकर जो भारत के 7 सिस्टर इसमें को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और आराकाम आर्मी है, इस आर्मी का नाम क्या है, प्राइवेट आराकाम आर्मी है, जो कि चीन के शहर पर पल फुस रहा है। और प्राइवेट आर्मी और जो यहाँ की सैन्य सेना, इनके बीच जो गतिरोध पैदा हो रही है। यही नहीं, भारत का जो सीतवे पोर्ट है, सीतवे पोर्ट पर भारत उसको विकसित कर रहा है। और यहां से जो बनाकर जो कालादान मल्टी बॉर्डर प्रोजेक्ट है, जो इससे 7 सिस्टर को जोड़ने की बात हो रही है, इसको भी ज्यादा डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। तो यहाँ प्राइवेट आर्मी आ जाने से भारत को भी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। इसके साथ यहाँ पर सैन्य शासन है, यहाँ पर लोकतंत्र है नहीं। दूसरा क्या है कि लोकतंत्र न होने के कारण जो यहाँ पर जो इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर है, जो 4 राज्य पड़ते हैं, होता है क्या, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए इंडिया का है, कोई भी घटना कर रही है जो है म्यांमार में भागता है, और म्यांमार का कोई व्यक्ति घटना कर जो है इंडिया में भागता है। इस प्रकार से अशांति फैलाने वाले जो व्यक्ति हैं उनको जो है पकड़े जाने की संभावना कम होती है। जिस कारण से आप देखेंगे कि जैसे म्यांमार में नई सरकार या जो नए सैन्य शासन आ गया, उसके पश्चात जो इंडिया के 7 सिस्टर में काफी डिस्टर्बेंस था। आप देखेंगे मणिपुर किस प्रकार से डिस्टर्बेंस लगातार झेला है। तो कहीं ना कहीं भारत के पड़ोसी राज्य जो है वहां पर शांति बहाल न होने के कारण से इंडिया के भी अशांति हो रही है। एक कहावत है कि अगर आपके पड़ोस में अशांति है तो आपके घर में भी अशांति फैल जाती है। तो ये होना चाहिए कि भारत के लगातार प्रयास से कि भारत के जितने पड़ोसी राज्य हैं वहां पर जो है एक प्रकार का शांति बहाल हो। अब नेक्स्ट देखते हैं नेपाल। देखिए नेपाल में भी जो है लगातार सत्ता परिवर्तन होता रहता है। 2015 में यहां पर नई सरकार आए केपी शर्मा ओली, और केपी शर्मा ओली जो है इनका झुकाव लगातार जो है यहाँ पर जो है नेपाल की तरफ था। और भारत सोच रहा था कि केपी शर्मा ओली आने के पश्चात ये भारत का संगठन बैलेंसिंग रहेगा, लेकिन ये लगातार देखा गया है कि केपी शर्मा ओली के आने के पश्चात लगातार भारत से दूरी बना रहे और चाइना के पास गए, या चाइना की तरफ ज्यादा उनका झुकाव था। इसके साथ साथ आपने देखा था 1-2 साल पहले जो है नेपाल में एक संगठन का या यहाँ पे जो है एक हुआ था, और नेपाल में जो है एक नए प्रकार का जो संगठन हुआ था जिसको उन्होंने काफी सरकार का विरोध किया, और यहाँ पे एक नई सरकार बनाई जो कि पूर्ण रूप से नई पार्टी था जिनका नाम बालेन शाह। तो बालेन शाह जो है एक मैथिली भाषा थे, और बालेन शाह जो है इनका ये था कि जो है भारत के जो बिहार राज्य का जो मैथिली हिस्सा है उसी के पास के रहने वाले थे। तो ये हो रहा था कि जो नए बालेन शाह आए हैं ये मैथिली भाषा बोलते हैं, ये मवेशी है लेकिन मैथिली भाषा बोलते हैं। तो भाषा के संपर्क मिलने से जो है इंडिया इनसे ज्यादा संपर्क होगा, और यहाँ पर नेपाल की ओर झुकाव ज्यादा रहेगा या इंडिया को ज्यादा झुकाव मिलेगा। लेकिन जो बालेन शाह आने के पश्चात जो है इन्होंने खुद ही जो है डिस्प्यूट पैदा कर दिया, जो बॉर्डर लेकर जो है आपका जो काला पानी लेकर ज्यादा यहाँ पर खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो नए सरकार आने के पश्चात नेपाल की ओर इंडिया के ज्यादा झुकाव नहीं था, और बालेन शाह का भी अब यहाँ पर विरोध होने लगा। तो नेपाल भी कहीं ना कहीं देखेंगे तो भारत से कोई ज्यादा जो है संपर्क नहीं रख रहा है। नेक्स्ट है भूटान। देखिए भूटान जो है, भूटान देखेंगे तो बांग्लादेश के चिकन नेक के पास है ये भूटान। तो भूटान जो है ये भूटान है, और भूटान के पास जो है आपका चीन है। तो जो एक गलवान घाटी है जो डोकलाम है जो चीन के पास है, अब चीन में चला गया है। तो डोकलाम जो है पर जो है चीन की कब्जा होगी, और लगातार भारत के 7 जो यहाँ पर चिकन नेक है, चिकन नेक पर लगातार वहां निगाह रखा बनाता है कि चिकन नेक काटने की। तो भारत को जो है लगातार चीन यहाँ से अपना जो है निगरानी रखे रहता है। तो भूटान भी जो है कहीं ना कहीं देखेंगे तो चाइना को देकर भारत को यहाँ पर किस प्रकार से जो है अपना जो है भारत के लिए एक कमजोरी पैदा कर दिया है। इसके साथ बात करते हैं श्रीलंका। देखिए श्रीलंका में भी देखेंगे तो यहाँ पर लगातार सत्ता परिवर्तन हो रहा है, और जो श्रीलंका का ऊपर हिस्सा देखेंगे जहां पर लिट्टे जो है लगातार एक्टिव होता है। जो भी अगर डिस्टर्बेंस जो है तमिलनाडु में होता है वो प्रभाव यहाँ भी देखने को मिलता है। और भारत और श्रीलंका के बीच में जो मैरीटाइम समुद्री सीमा है या समुद्री साझा लगातार ये विवाद में लगाता है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे आप जो है श्रीलंका भी भारत से उतना अब बेहतरीन रिश्ता नहीं रहा है। अब यहाँ इसके साथ साथ देखेंगे मालदीव।
ये मालदीव मालदीव जो नई सरकार आई थी, जो नए राष्ट्रपति थे, उनका नाम था मोजी, मोहम्मद मोजू। तो मोहम्मद मोजू जो नए सरकार आए थे, जो यहाँ प्रचार कर रहे थे, तो उनका एक कैंपेन था इंडिया आउट, कि इंडिया को बाहर निकालो, क्योंकि मालदीव एक छोटा देश है और यहाँ पर जितने भी जो मेडिकल सेक्टर है, जो अस्पताल देखेंगे, वहां पर इंडियन नर्स या इंडियन डॉक्टर देखने को मिलेंगे। इसके साथ यहाँ पर जो मिलिट्री है, मिलिट्री में जो हेलीकॉप्टर हो गया, जो जहाजी है, वो इंडिया इनको प्रोवाइड की थी, वो भी फ्री में, और उसको चलाने के लिए इंडियन पायलट ही यहाँ पर काम कर रहे थे मालदीव में। तो मालदीव जब यहाँ पर नई सरकार के जो प्रचार आए थे, जो नई सरकार के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे मोहम्मद मिर्जू जो है, उसमें अपने प्रचार प्रसार में कहे थे इंडिया आउट, यानी इंडिया को बाहर निकालने की बात हो रही थी। और जैसे मोहम्मद मौजूद थे, उन सरकार में आते ही कहां चले गए, आपका नेपाल की ओर, चीन की तरफ। कहां चले गए? चीन से मिलने चले गए। लेकिन लगातार मालदीव और इंडिया के बीच में परपाटी थी कि मालदीव में कोई भी नई सरकार आती थी, कोई भी नए राष्ट्रपति आती थी, तो उनकी आधिकारिक यात्रा कहां होती थी? इंडिया में होती थी। तो लेकिन जो नई राष्ट्रपति आए थे मोहम्मद मोजू ने, उन्होंने इस परपाटी को तोड़ते हुए पहला प्रीफरेंस किसको दिया? चीन को दिया। तो कहीं ना कहीं हमारा जो मालदीव है, अब ये भी जो है उतना जो है घनिष्ठ नहीं था। तो जो मालदीव भी भारत से क्या दूरी बनाए लगातार आए। तो इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही है, जो है भारत के चारों तरफ कहीं ना कहीं भारत का क्षेत्र जो अशांत हो रहा है। सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस तो चाइना है। चाइना, आप जानते हैं, चाइना लगातार इंडिया को डिस्टर्बेंस हो रहा है। चाहे डोकलाम हो गया, ये सभी जो घटनाएं देखेंगे होता रहता है। और लगातार देखिए, आप जानते हैं, जो अक्साई चीन है, वो पहले ही 1962 में जो है भारत का कब्जा कर लिया, भारत से लेकर चाइना को मिला लिया। इसके साथ साथ इस बॉर्डर एरिया में जो एलओसी हो गया, या कहीं इधर देखेंगे तो सिक्किम वाला एरिया हो गया, या इधर आएंगे तो जो अरुणाचल प्रदेश को जो अपना बताता कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, ये सभी जो है लगातार इंडिया को डिस्टर्ब कर रहा है। तो सबसे बड़ा थ्रेट तो चाइना है। चाइना के अलावा ये सभी जो छोटे देश है, यहाँ पर आतंकी अपना पैर पसार रहे हैं। यही नहीं, जो चाइना जो है इंडिया को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला की तरह से अपना संगठन फैला रहा है या अपना बेस बना रहा है। इसको स्ट्रिंग ऑफ पियर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोतियों का माला। देखिए, आप देखेंगे इंडिया के जो निचला हिस्सा है, यहाँ पर जो है अपना चाइना बेस बना रहा है। चाहे आप यहाँ देखें जिबूती में देखेंगे, यहाँ पर चाइना का मिलिट्री बेस है। ग्वादार पोर्ट है, जो ग्वादार पोर्ट जो है आपका पाकिस्तान में यहाँ पर है। कराची पोर्ट हो गया, जो है आपको दिया है। इसी प्रकार से कोलंबो हो गया, हमन टोटा से जो है 99 साल के लीज ले लिया। इसी प्रकार से देखेंगे चटगांव बंदरगाह जो है बांग्लादेश से ले लिया। इसी प्रकार सिफिवे पोर्ट में जो है, ये भी जो है अब चाइना को मिल गया। इसी प्रकार से जो म्यांमार का जो है कोको आइलैंड, जो कभी भारत का हुआ करता था, भारत ने म्यांमार को दिया, म्यांमार ने इसमें वर्तमान में कोको आइलैंड जो है आपका चीन को दे दिया। तो भारत के नीचे जो है, भारत को घेरने के लिए इस प्रकार जो है चाइना जो है काम कर रहा है, और जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जाते हैं, मोतियों की माला के नाम से इस प्रकार से घेर रहे हैं। यही नहीं, जो है चाइना एक यहां से कराची, यहां से ग्वादर बंदरगाह से जो है भारत के पीओके से यहाँ पर एक रास्ता निकाला है, जो कि सीपीसी रोड कहते हैं। सीपीसी जो है यहाँ पर नाम देते हैं। इस रोड के माध्यम से चाइना जो है अपना बाईपास भी निकाला है। तो इस प्रकार से, और इस एरिया में जो ये एरिया है, यहाँ तो अपना खुद की मिलिट्री बेस बनाए है। तो भारत के चारों तरफ देखेंगे चाइना अपना मिलिट्री बेस या अपना सैन्य अड्डा रख रहा है, और इंडिया पर लगातार निगरानी कर रहा है। हालांकि इंडिया भी चाइना को घेरने के लिए जो है नेकलेस ऑफ डायमंड का काम कर रहा है। नेकलेस ऑफ डायमंड क्या है? कि जो है जिस प्रकार से आपका चाइना इंडिया को घेरा है, इंडिया भी जो है इस प्रकार जो है नेकलेस ऑफ डायमंड की तरह काम कर रहा है। लेकिन भारत का जो एरिया बहुत लंबा है, और भारत के जो नीचे जो है, अब देखेंगे चाइना लगातार से घेरा है। तो ये देखिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये देखिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है, या मोतियों की माला से चाइना का है, और भारत का जो डायमंड यानी उसके नीचे जो है ये इंडिया का घेरा है। लेकिन इंडिया के एरिया बहुत लंबा है, लेकिन जो चाइना है, चाइना लगातार बेस जो है इंडिया के चारों तरफ है, या इंडिया के चारों तरफ है, लेकिन हमारा जो है चाइना की तरफ उतना अधिक बेस नहीं है। तो इंडिया के चारों तरफ जो है चाइना अपना ज्यादा प्रभाव क्षेत्र छोड़ता जा रहा है, और लगातार घेरता जा रहा है, और इसके साथ साथ जो है रणनीतिक रूप से भी भारत को जो है पीछे देख रहा है। यही नहीं, जो आतंकी संगठन जो बना है अभी हाल में AQIS, किस प्रकार से काम कर रहा है, इसका किस प्रकार से उदय हुआ। देखिए, पहला घटना हुआ था सितंबर 2014 में। 2014 में कराची के पाकिस्तान में घटना किए थे। पाकिस्तान की नौसेना के डॉकयार्ड पर हमला हुआ। सोचते हैं
कि कोई देश का नौसेना है, अगर उस पर आतंकी हमला करा है तो आतंकी हमला कितना मजबूत है या वो आतंकी संगठन कितना मजबूत है, तभी ये पाकिस्तान की नौसेना के अधिकारियों को मौत हुआ और नौसेना के डकयात पर हमला किया था। इसी प्रकार से नवंबर 2014 में ढाका बांग्लादेश की प्रोफेसर MK शफी को मार दिया था, जो कि ढाका में हुआ था। फिर फरवरी 2015 में ढाका के बांग्लादेश, ढाका क्या है, जो है बांग्लादेश की राजधानी है, वहां पर हमला किया था। यहाँ के एक लेखक और ब्लॉगर जिनका नाम थे अभिजीत राय को हत्या कर दी थी। इसी तरह से अप्रैल 2016 में ढाका में ही काम करते एक अधिकारी जो है कार्यकर्ता जिनका नाम है जुलहाल मन्नार, इनको और हत्या कर दी थी। इसी प्रकार से नवंबर 2025 में जो अल कायदा है, अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से जो नया संगठन बना है, ये काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में हमला हुआ था। अब इस संगठन के द्वारा जो है दिल्ली में हमला के पश्चात 11 लोगों की मौत हो गई थी। अब ये हमला अगर लगातार ये बांग्लादेश में फैल रहा है तो इंडिया के लिए और थ्रेट है, क्योंकि ये पाकिस्तान तो उसे लगातार हमको डिस्टर्बेंस मिल रहा है। अगर बांग्लादेश में इस प्रकार की घटना होने लगेगी तो इंडिया को दोनों तरफ पूर्वी और पश्चिमी हिस्से पर जो है भारत को ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। और यही बात जो है शेख हसीना के बेटे ने कहा, जिनका नाम है शेख साजिब जावेद। उन्होंने कहा कि भारत के लिए चिंता का विषय है। शेख हसीना के बेटे ने कहा बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है। इनका स्टेटमेंट बहुत ही बेहतरीन है। या कि इनके द्वारा जो कहा गया है भारत को इस पर सोचना चाहिए कि क्या सच में जो है बांग्लादेश में जो है आतंकी संगठन काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि अवामी लीग के शासन काल में जो गिरफ्तार हुए थे आतंकी और जो जेल में बंद थे सैकड़ों दोषी, उनको आतंकियों को रिहा कर दिया गया था जो अवामी लीग के समय बंद थे। और यही नहीं, जो आजादी के समय हिज्ब उज तहरीक और प्रतिबंध लगा हुआ था, अब ये खुले आम खोलकर मार्च कर रहे हैं और अल कायदा से जुड़े व्यक्तियों को सार्वजनिक रैलियां में संबोधित कर रहे हैं। या कह समझिए कि अल कायदा जो है बांग्लादेश में एक छोटे से संगठन बनाकर रैलियां कर अपना प्रचार प्रसार कर रहा है। तो भारत के लिए कहने की सोचने की जरूरत है कि बांग्लादेश में किस प्रकार से आतंकी अपना पैर पसार रहे हैं और किस प्रकार से वो फैल रहे हैं। यही नहीं, इन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी चिंता की बात है कि बांग्लादेश भारत के पूर्वी हिस्से में और पाकिस्तान बनता जा रहा है। यही नहीं, इन्होंने कहा कि आपके पूर्वी मोर्चे में पाकिस्तान ऑलरेडी मौजूद है और जहां पर अल कायदा के कार्यकर्ता सार्वजनिक रैलियां करी हैं। समझिए कि बांग्लादेश में क्या सार्वजनिक रैलियां करी हैं। तो यहां पर जो है कहने की भारत को इसे समझना चाहिए और भारत इसको रोकने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहिए। ये भारत के लिए सही नहीं है, भारत के साथ पूरे विश्व के लिए सही नहीं है, क्योंकि कोई भी आतंकी होता है वो कोई भी देश नहीं देखता है, नहीं वो बच्चा देखता है, नहीं महिला देखते हैं, नहीं कोई स्थान देखता है, वो हर जगह केवल दहशत बताने के लिए काम करता है। तो भारत को इसमें सचेत होना चाहिए। और यही नहीं, हाफिज सईद ने कहा था चुप नहीं रहेंगे। लश्कर तैयबा बांग्लादेश में जो भारत के आतंकी हमले की योजना बना रहा है, लश्कर तैयबा का कमांडर का ये वीडियो जो मिला हुआ था एक इसी प्रकार से रहा। तो यहाँ पर वीडियो के माध्यम से पहले से मालूम था कि जो लश्कर तैयबा कर रहा है कि हम इंडिया पर चुप नहीं बैठेंगे, लगातार कहने के हमला करते रहेंगे। तो इंडिया को बस सचेत होना चाहिए और इन आतंकियों को लड़ने के लिए भारत में एक विशेष प्रकार का जो है एक काम करना चाहिए। जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था, आप देखेंगे ये मेन शहर था, जो दिल्ली का इलाका, जो चांदनी चौक का इलाका है, जो रेड फोर्ट के बगल में था, यहाँ पर हमला हुआ। और देखिए ये हमला कहाँ कर है, जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, जहां पर मेन देश जिसका कैपिटल है, चाहे ढाका हो गया, चाहे इंडिया का दिल्ली हो गया, मेन शहर को टारगेट कर रहे हैं, जहां पर लोगों की संख्या अधिक हो, जहां पर एक हमला होने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार के देखिए जो रेड फोर्ट पर हमला हुआ था उनमें से जो 12 गिरफ्तार हो, उनमें से जो है 6 क्या थे, डॉक्टर थे। सोचिए ये आतंकी हमला ये उनको टारगेट करे जो पढ़े लिखे हैं, और इन पढ़े लिखे ऐसे जो डॉक्टर हैं, इन सभी डॉक्टरों से कहने के बहुत से मरीज जो इलाज भी कराए होंगे। जो मरीज इलाज कराए क्या उनको ये पता रहा होगा या सोचेंगे कि ये लोग आतंकी संगठन थे? तो इन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। या ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो अपने पढ़े लिखे होते हैं, जो पैसे से मौजूद होते हैं, उनको जो है ये आतंकी संगठन अपना जो है मुहैया करते हैं या उनको जो है अपने आप में जोड़ते हैं। ये सभी क्या देखेंगे, ये सभी जो है डॉक्टर हैं, बड़े बड़े पद पर हैं, और डॉक्टर होने का मतलब ये जो है इनके पास पैसा होगा, ये अच्छे घर से होंगे तभी ये होंगे। तो यहाँ पर आतंकी संगठन जो है अपना रूप चेंज कर रहे हैं, रूप चेंज कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं जो पढ़े लिखे हो और जिस पर लोग विश्वास करेंगे कि नहीं ये काम नहीं कर सकते, उनको टारगेट करके जो है आतंकी हमला फैला रहा है।
और भारत में कहाँ का ये ज्यादा ये हो सकता है, किन के इलाके में, तो जम्मू कश्मीर में हो सकता है जहां पर आतंकी हमला कर उसकाने की बात हो रही है। इसी प्रकार से दिल्ली और हरियाणा पंजाब के इलाके में, इसी प्रकार से महाराष्ट्र में जहां पर ये आतंकी हमला ज्यादा होने के चांस होता है। उत्तर प्रदेश के बिहार में कट्टरपंथी को यहाँ पर अपनी विचारधारा से जोड़कर काम करते हैं। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के सीमे जो जुटा है, जो घुसपैठ यहाँ पर कराते हैं, नकली फर्जी दस्तावेज देकर यहाँ पर पनाह करते हैं। इसी प्रकार से असम के इलाका है जहां पर जो है आतंकी संगठन जो है ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि इन इलाके में जो है सेंसिटिव एरिया होता है और यहाँ पर जो है आतंकी घुसाने की जगह अधिक होती है। जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के माध्यम से, या बिहार और उत्तर प्रदेश में नेपाल के माध्यम से। इसी प्रकार से बांग्लादेश जो है असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, म्यांमार के माध्यम से सेवन सिस्टर में, यहां से जो है आतंकियों को घुसाने का सबसे बड़ा जरिया मिलता है। तो आई होप कि आपको चीज समझ में आ गया कि जो लश्कर तैयबा है और या जो भी आतंकी संगठन इंडिया को लगातार डिस्टर्ब कर रहा है, और इंडिया को इस पर विचार करना चाहिए कि ये देश को किस प्रकार सुरक्षा रखना चाहिए, और जो भारत के पड़ोसी देश है वो होना चाहिए कि वहां पर शांति बहाल हो। अगर आपके पड़ोस में शांति बहाल है तो आपको भी देश में क्या शांति होना होगा। तो आई होप कि आपको चीज समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।